एपिसोड 56। आशीष की धमकी, नितेश जी का डाइवोर्स पेपर साइन करना, भीगी पलकें, बेइज्जती। दादाजी रोते हुए मैंशन के अंदर चले गए। नितेश जी ने गार्ड्स की तरफ देखा और गुस्से से बोले, इन सबको हटाओ यहाँ से, मुझे ये सब यहाँ नहीं दिखने चाहिए। बोलकर वो जैसे ही अंदर जाने को होते हैं तभी आयरा उनके सामने आ गई। नितेश जी के कदम रुक गए। उन्होंने अपनी लाल आंखों से आयरा को देखा। आयरा के फेस पर तिरछी स्माइल आ गई। वो उसी स्माइल के साथ बोली, उफ, इतना गुस्सा, इतनी आग। जरा शांत रहिए मिस्टर गोयनका, अभी तो आगे बहुत कुछ होना बाकी है। अभी इन पेपर्स पर साइन करेंगे या और तमाशा देख कर करेंगे? एनजीओ, मीडिया, पब्लिक सब है। अब आप क्या चाहते हैं, पुलिस भी आ जाए? ये कहते हुए आयरा ने उनके हाथ में पेपर्स रख दिए। नितेश जी ने कस के उन पेपर्स को अपनी मुट्ठियों में भर लिया। उनकी नज़रें आयरा के चेहरे पर टिकी थीं। वो गुस्से से दांत पीसकर बोले, हम इन पेपर्स पर साइन कभी नहीं करेंगे, तुम्हें जो करना है कर लो। उन्होंने इतना ही कहा था तभी उनके कानों में आशीष की गुस्से भरी आवाज़ पड़ी, मैं भी देखता हूँ आप कैसे इन पेपर्स पर साइन नहीं करते हैं। अभी या तो आप इन पेपर्स पर साइन करेंगे या फिर अपने बेटे का मरा हुआ मुंह देखेंगे। वैसे आप तो मेरे लिए मर चुके हो, लेकिन अगर आप नहीं चाहते मैं भी मर जाऊं तो इन पेपर्स पर साइन करके मेरी मॉम को खुद से आज़ाद कर दीजिए। मैं आप जैसे घटिया आदमी के साथ अब फिर कभी अपनी मॉम को नहीं देखना चाहूंगा। ये कहते हुए आशीष आयरा के बगल में आकर खड़ा हो गया। आयरा ने अजीब सी स्माइल के साथ आशीष को देखा। वो मन ही मन बोली, मेरा काम है तुम सबको भिड़ाना, उसके बाद तुम सब अपने आप ही एक दूसरे को मारते मारते मर जाओगे। तुम सबकी एक यूनिटी थी ना, अब देखो मैं कैसे उस यूनिटी के टुकड़े टुकड़े करती हूँ। सोचते हुए उसके फेस पर शैतानी स्माइल आ गई। सोने जी हैरानी से आशीष को देख रहे थे। वो अविश्वास से बोले, क्या कहा अभी तुमने? फिर से कहना, तुम इस लड़की के लिए अपने बाप के खिलाफ जा रहे हो? आशीष गुस्से से बोला, मैं आयरा के लिए नहीं, सच के लिए जा रहा हूँ। आप इतने घटिया हो सकते हो ये मुझे कभी नहीं पता था। आपने मॉम को धोखा दिया है। कलिका आंटी के साथ अफेयर रखते हुए आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई? कम से कम अपनी दोस्त की बीवी को तो बख्श दिया होता। इतने भी क्या लाले पड़ रहे थे जो अपने ही दोस्त की बीवी को फंसा लिया? ये कहते हुए वो नफरत से नितेश जी को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अपने बेटे की कड़वी बातें सुनकर नितेश जी को लग रहा था जैसे कोई उनके दिल में सुइयां चुभा रहा हो। पहले उनकी बीवी उन्हें छोड़कर चली गई और अब बेटा भी उनके खिलाफ हो गया। हालांकि उन्हें अंशिका से प्यार नहीं था, लेकिन 25 साल से साथ होने की वजह से उन्हें उनकी आदत हो गई थी। आशीष से उन्हें कशिश जितना ही प्यार था। आयरा भी उनकी बेटी थी, लेकिन उसकी हरकतों की वजह से वो कभी उसके क्लोज नहीं हुए। और बचपन में जब भी वो आयरा को अपनी गोद में उठाते थे तो कशिश रोने लगती थी। इसलिए फिर उन्होंने आयरा पर ध्यान ही देना छोड़ दिया। जब आयरा 7 साल की थी तो उसे दूसरी कंट्री भेज दिया। उसके बाद तो नितेश जी को याद भी नहीं रहा था कि उनकी एक बेटी भी है। नितेश जी ने कुछ पर आशीष को देखा और फिर गुस्से से बोले, हम इन पेपर्स पर साइन नहीं करेंगे। बोलकर वो तुरंत मैंशन के अंदर चले गए। आशीष ने एक गहरी सांस भरी और आयरा की तरफ देखकर हिचकिचाते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं पेपर्स पर साइन करवा लूंगा। उसकी बात पर आयरा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बोरियत से आशीष को देख रही थी। आर यू श्योर तुम पेपर साइन करवा लोगे? वो क्या है ना, तुम्हारे जैसे लूजर से मुझे बहुत कम इंस्पेक्शंस है। आयरा ने अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड करते हुए मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा। आयरा की बात सुनकर आशीष का चेहरा शर्म से लाल हो गया। आयरा ने उसके मुंह पर ही उसे लूजर बोल दिया था। आशीष ने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा, डोंट वरी, मैं पेपर साइन करवा लूंगा। बोलकर वो सीधा मैंशन के अंदर चला गया। आशीष गुस्से से अंदर आया और फ्रूट बास्केट से नाइफ उठा अपनी कलाई पर रखते हुए बोला, मिस्टर गोयनका, मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, आप साइन करोगे या मैं अपनी जान ले लूं? ये सुनते ही नितेश जी के कदम रुक गए। उन्होंने पलटकर आशीष को देखा। वो एकदम से हैरान रह गए, लेकिन अगले ही पल उनकी हैरानी डर में बदल गई। वो उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोले, आशीष, क्या कर रहे हो? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? अभी के अभी चाकू नीचे रखो, लग जाएगी। तभी आशीष उनकी बात बीच में काटते हुए बोला, जब तक आप साइन नहीं करेंगे तब तक मैं चाकू नीचे नहीं रखने वाला हूं। अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो पेपर साइन करो। नितेश जी की आंखों में पानी आ गया। वो खुद को बहुत लाचार महसूस कर रहे थे। उन्होंने रुंधे गले से कहा, हम अंशिका को नहीं छोड़ना चाहते हैं। आप जैसे रैंडवे फकर आदमी का एक औरत से मन कहाँ भरता है? इसे अपनी वो रंडी भी चाहिए और अंशिका चौहान भी। कितना गिरा हुआ आदमी, छी, गधे की शक्ल में कुत्ता आदमी। आयरा ने अंदर आते हुए गुस्से से कहा। उसकी आवाज सुनकर नितेश जी ने उसकी तरफ देखा। उसकी बातें सुनकर उनके कान से खून आने लगा था। वो गुस्से से बोले, माइंड योर लैंग्वेज आयरा। आयरा उसी तरह बोली,
लैंग्वेज गई भाड़ में। चुपचाप पेपर साइन करो वरना ऐसा केस लगाऊंगी कोर्ट के चक्कर काटते काटते पैर घिस जाएंगे। नितेश जी ने कुछ पल उसे देखा, फिर आशीष को, जो अब चाकू को अपनी कलाई पर प्रेस कर रहा था और वहां से हल्का हल्का खून रिसने लगा था, जिसे देखकर उनका दिल कांप उठा। उन्होंने जल्दी से पेपर सीधे किए और उन पर साइन कर दिए। आयरा के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। नितेश जी के साइन करते ही उसने तुरंत उनके हाथ से पेपर्स ले लिए और आशीष की तरफ देखकर बोली, अब तुम मर सकते हो। इसे प्रेस करने से कुछ नहीं होगा, एक ही बार में कलाई को काट डालो। अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो तुम मेरी हेल्प ले सकते हो। ये सुनते ही आशीष ने हड़बड़ाते हुए चाकू हटा लिया। वो आयरा की आंखों में देखकर बोला, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना है। आयरा बोरियत से उसे देखते हुए बोली, तुम लोगों को इतनी आसानी से मौत मिलने वाली भी नहीं है। जो कर्म किए हैं उनके फल भी तो भोगने पड़ेंगे। बी प्रिपेयर टू सफर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर एक्शंस, बोलकर वो तुरंत वहां से निकल गई। वहीं आशीष और नितेश जी बस उसे जाते देखते रह गए। आयरा जैसे ही बाहर आई और जाने को होती है तभी हर्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया। आयरा के चलते कदम रुक गए। कशिश की नजरें हर्ष और आयरा के हाथ पर पड़ी, जिसे हर्ष ने बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एपिसोड 57। मरे हुए जानवर की सड़ी हुई शक्ल, महेश जी का कलिका को मारना। जैसे ही बाहर आई और जाने को होती है तभी हर्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया। आयरा के चलते कदम रुक गए। कशिश की नजरें हर्ष और आयरा के हाथ पर पड़ी, जिसे हर्ष ने बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था। कशिश ने कस के अपने हाथों की मुट्ठियां बंद कर ली। उसकी आंखें हल्की लाल होने लगी और आंखों से आंसू बहने लगे। उसे आयरा पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था और हर्ष को खोने का डर उसे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा डरा रहा था। आयरा ने सर घुमा हर्ष को देखा और फिर अपने हाथ को। वो बुरी तरह अपने हाथ को घूर रही थी। अगले ही पल आयरा ने अपना हाथ छुड़वाया और अपनी पेंट की पॉकेट से रुमाल निकाल उसे बुरी तरह साफ करने लगी, जैसे उसके हाथ पर ना जाने कितनी गंदी चीज लग गई है। आयरा की इस हरकत पर हर्ष एकदम से हैरान रह गया। आयरा गुस्से से बोली, मरे हुए जानवर की सड़ी हुई शक्ल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मैं घर से शावर लेकर आई थी और तुम्हारी वजह से मुझे फिर से शावर लेना पड़ेगा। तुम्हारे जैसे पॉल्यूशन के छूने से मेरी पूरी स्किन डैमेज हो गई है। ये सुनते ही हर्ष और भी ज्यादा हैरान रह गया। क्या मैंने इसे पहले नहीं छुआ है? पहले ये मुझे पानी के लिए मर रही थी और अब जब मैंने खुद इसका हाथ पकड़ा है तो ये मुझे इंसल्टिंग वर्ड से बुला रही है। हर्ष ने मन ही मन सोचा और ये सोचते हुए वो आयरा की तरफ देखकर बोला, आयरा, तुम ये सब जानबूझकर बोल रही हो ना, क्योंकि मैंने तुम्हें छोड़कर कशिश को चुना? यस, ऑफ कोर्स, तुम इसलिए ही तो ये सब कर रही हो। बट अब तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब तुमसे ही शादी करूंगा। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एटीट्यूड झलक आया था। कशिश में एकदम से हर्ष को देखा। उसकी आंखों से और तेजी से आंसू गिरने लगे। आयरा ने नजरें उठा हर्ष को देखा और अजीब सा मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं तुम्हारे जैसे गोबर से शादी करने के लिए मरी जा रही हूँ? तुम्हारे लिए ये कशिश नाम का कीड़ा ही ठीक है, जिसे गोबर के साथ रहना पसंद होता है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई। हर्ष हैरानी से आयरा को जाते देखता रह गया। इधर दूसरी तरफ सिन्हा हाउस में महेश सिन्हा इस वक्त सोफे पर बैठे अपने फोन को देख रहे थे, जिसमें कलिका और नितेश जी का वीडियो चल रहा था। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो रखी थी। हर एक न्यूज़ को बहुत अच्छे से दिखाया जा रहा था। महेश जी ने गुस्से से अपना फोन दीवार पर दे मारा और जोर से चिल्लाए, कलिका! कलिका जो रूम में कपड़े रखने गई थी, महेश जी की इतनी तेज आवाज सुनकर वो एकदम से कांप गई। वे जल्दी से बाहर आई और महेश जी की तरफ देखकर बोली, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? इससे आगे वो कुछ बोलती उससे पहले ही महेश जी उसके पास आए और एक खींच के थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ इतनी जोर का लगा कि कलिका चीखते हुए फर्श पर जा गिरी। उसने अपने गाल पर हाथ रख लिया। उसकी आंखों में पानी आ गया। उसने आंसू भरी आंखों से महेश जी को देखा, जो गुस्से से कांपते हुए उसे ही देख रहे थे। महेश जी कलिका के पास नीचे बैठे और उसके बालों को कस के पकड़ते हुए कहा, बेशरम औरत, तुम इतने दिन से मुझे धोखा दे रही थी, चुदक्कड़ औरत। ये बोलते हुए उन्होंने गुस्से से कलिका का सर फर्श पर दे मारा। महेश जी गुस्से से पागल हो चुके थे। कलिका जोर से चिल्लाई, आह! उसका सर घूमने लगा था और आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उसके माथे से खून बहने लग गया था। कलिका चीखते हुए बोली, आह! क्या हुआ? आप पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो? मारना चाहते हो क्या मुझे? ये कहते हुए उसने अपना सर पकड़ लिया। महेश जी ने गुस्से से बौखलाए हुए कलिका के बालों को पकड़ चेहरा ऊपर उठाया। वो गुस्से से उसके चेहरे को देखने लगे, जिसके माथे से खून बह रहा था।
गाल सूज चुका था और आंखें रोने से लाल हो गई थी। महेश जी दांत पीसते हुए बोले, आज समझ आया, इसलिए ही तुम भाग भाग कर गोयनका मेंशन जाती थी। इतनी आग लगी है तुम्हारे इस बदन में जो एक शादीशुदा आदमी के साथ सो गई। नितेश के साथ मिलकर मुझे और अंशिका भाभी दोनों को धोखा दे रहे थे। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ और दोबारा मुझे अपनी ये घटिया शक्ल मत दिखाना, वरना तुम्हारी जान मैं हाथों से लूंगा। ये कहते हुए उन्होंने कलिका को बालों से पकड़ खड़ा किया और उसे ऑलमोस्ट घसीटते हुए बाहर ले आए। एपिसोड 58 किडनैप आयरा गोपी बहू। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ और दोबारा मुझे अपनी ये घटिया शक्ल मत दिखाना, वरना तुम्हारी जान मैं हाथों से लूंगा। ये कहते हुए उन्होंने कलिका को बालों से पकड़ खड़ा किया और उसे ऑलमोस्ट घसीटते हुए बाहर ले आए। बाहर आकर महेश जी ने झटके से कलिका के बालों को छोड़ दिया। अगले ही पल कलिका मुंह के बल सीढ़ियों से नीचे जा गिरी। उसके मुंह से जोर की चीख निकल गई। दर्द की वजह से उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। कलिका ने जल्दी से खुद को संभाला और रोते हुए महेश जी की तरफ देखकर बोली, ये सब आप क्या बोल रहे हैं? मेरे और नितेश भाई साहब के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप बोल रहे हो। आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी। आप मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? आपको सच में लगता है कि मैं आपको धोखा दूंगी? ये सुनते ही महेश जी गुस्से से और भी ज्यादा बौखला गए। वो तुरंत कलिका के पास आए और एकदम से उसका गला पकड़ते हुए बोले, बेशर्म औरत, शर्म नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं तुम्हारे अंदर। तुम्हारा सच मेरे सामने नहीं, पूरी दुनिया के सामने है। सब लोग तुम्हारे और नितेश की रंगरलियों के बारे में जान चुके हैं। तुमने मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा है। तुम्हारी वजह से मुझे हर जगह शर्मिंदा होना पड़ेगा। एक वर्दी वाले की बीवी ऐसी निकलेगी, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। अब मैं पुलिस स्टेशन कैसे जाऊंगा? तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है खुद के साथ मुझे बदनाम करने में। मेरा मन कर रहा है कि अभी इसी वक्त तुम्हारी जान ले लूं। मुझे धोखा दिया है ना, अब देख तू मैं क्या करता हूं तेरे साथ। मुझे तो बर्बाद कर दिया है, लेकिन मैं तुम्हें और नितेश को भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए वो लगातार कलिका का गला दबाए जा रहे थे। कलिका की आंखें डर से बड़ी बड़ी हो गईं। वो अपने दोनों हाथों से महेश जी का हाथ पकड़े उन्हें खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। उसकी सांसें रुकने लगी थी और सांस न लेने की वजह से चेहरा लाल पड़ गया। महेश जी को जब लगा कि अब कलिका की सांसें रुकने वाली हैं, तो उन्होंने झटके से उसका गला छोड़ दिया। कलिका एक बार फिर नीचे गिर गई। उसकी आंखों से और तेजी से आंसू बहने लगे। वो अपना सर झुकाए लंबी लंबी सांसें ले रही थी। बाल बिखर गए थे और इस वक्त वो वाकई में किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी। महेश जी ने एक गहरी सांस भरी और कलिका का हाथ पकड़ उसे खड़ा करते हुए बोले, चलो तुम्हें अपने उस मालिक के पास छोड़कर आता हूँ जिसके साथ तुम अपनी रातें रंगीन करती थी। आज की रात भी उसके साथ अच्छे से एंजॉय करना। तुम्हारी जैसी स्लट औरत इसके अलावा और कर भी क्या सकती है? मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम दोनों और कितना गिर सकते हो। सामने से गले लगाकर पीठ में चाकू घोंपना तो कोई तुम दोनों से सीखे। ये कहते हुए उन्होंने कलिका का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ खींचते हुए अपनी जिप के पास ले आए। उन्होंने कलिका को ऑलमोस्ट अपनी जिप में गिराया और फिर खुद ड्राइविंग शीट पर बैठकर वहां से निकल गए। कलिका बुरी तरह रो रही थी। उसकी आंखों से तेजी से आंसू गिर रहे थे। चेहरा लाल हो चुका था और डर से दिल जोरों से धक धक कर रहा था। इधर दूसरी तरफ आयरा गोयनका मैंशन से निकल केब में बैठी होटल पहुंचने का वेट कर रही थी। उसने केब ड्राइवर को देखा और सर्द आवाज में बोली, हम कब तक होटल पहुंच जाएंगे? तुम्हारी कार की स्पीड देखकर लग रहा है कि कल तक तो पहुंच ही जाएंगे। ये कहते हुए वो गुस्से से ड्राइवर को घूर रही थी। उसकी बात सुनकर ड्राइवर ने सर घुमा उसे देखा और फिर अगले ही पल कार को रोक दिया। आयरा की एक भौं ऊपर उठ गई। वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही ड्राइवर ने बेहोशी वाला स्प्रे निकाला और आयरा मुंह पर स्प्रे छिड़कने लगा। आयरा ने तुरंत अपना नाक बंद कर लिया, लेकिन हल्की सी गैस उसकी नाक में चली गई थी जिससे आयरा की आंखों में अंधेरा सा छाने लगा और उनका रंग लाल हो गया। आयरा गुस्से से ठंडी नजरों से ड्राइवर को देख रही थी। अगले ही पल उसने ड्राइवर का गला पकड़ लिया, लेकिन उस स्प्रे की वजह से उसकी बॉडी वीक पड़ने लगी थी और कुछ ही पल में आयरा बेहोश होकर सीट पर गिर गई। उसका एक हाथ अभी भी ड्राइवर के गले पर था। 2 घंटे बाद एक फैक्ट्री जो बाहर से जितनी पुरानी थी, अंदर से उतनी ही लग्जरी। अंदर से देखने पर कोई नहीं बता सकता था कि यहाँ पर सामान बनता है। हर चीज सलीके से अपनी जगह रखी हुई थी। इस वक्त उस फैक्ट्री के अंदर एक भी लेबर नहीं था। पूरी फैक्ट्री खाली थी। वहीं बीच में आयरा चेयर पर बंधी हुई बेहोश लेटी थी। उसका सर एक तरफ झुका हुआ था और हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे। उसके सामने रिव्यांश चेयर पर बैठा बिना किसी एक्सप्रेशन के उसके चेहरे को देख रहा था। उसके बगल में त्रिहान ओबराय तिरछी स्माइल के साथ आयरा को घूर रही थे। उनके पीछे 4-5 गार्ड खड़े थे और उन्होंने पंडित को पकड़ा हुआ था। पंडित जी डर से कांप रहे थे। उनका चेहरा रोने जैसा हो रखा था। उनका चेहरा देखकर लग रहा था जैसे वो किसी भी वक्त रो देंगे। त्रिहान ओबराय गुस्से से आयरा को देखते हुए बोले, ये पिद्दी सी लड़की उठ क्यों नहीं रही है? कहीं मरवर तो नहीं गई है? रिव्यांश ने सर टेढ़ा कर उनकी तरफ देखा और सर्द आवाज में कहा,
डैड, ये आपकी होने वाली बहू है। आई डोंट थिंक फादर इन लॉ वुड टॉक टू हिज डॉटर इन लॉ लाइक दिस। त्रेहान ओब्राय ने अपनी एक भौं ऊपर उठाते हुए रिव्यांश को देखा और गुस्से से बोले, तुम इस पिद्दी सी लड़की के लिए मुझे ज्ञान दे रहे हो? तुम बेटे हो और मैं बाप। तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है और ससुर अपनी बहू से ऐसे ही बात करते हैं। मैं कोई अच्छी सास की तरह बिहेव नहीं करने वाला हूँ। मैं कोकिला हूँ और इसे गोपी बहू बनना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड 59। आयरा को होश आना, बंदर का पूर्वज, शादी। त्रेहान ओब्रॉय ने अपनी एक भौं ऊपर उठाते हुए रिव्यांश को देखा और गुस्से से बोले, तुम इस पिद्दी सी लड़की के लिए मुझे ज्ञान दे रहे हो? तुम बेटे हो और मैं बाप। तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है और ससुर अपनी बहू से ऐसे ही बात करते हैं। मैं कोई अच्छी सास की तरह बिहेव नहीं करने वाला हूँ। मैं कोकिला हूँ और इसे गोपी बहू बनना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर रिव्यांश अपनी 2 उंगलियों से माथे को रब करने लगा। उसकी आंखों के सामने अब तक की सारी आयरा की हरकतें आने लगी, जिन्हें याद कर उसे हल्की सी खांसी आ गई। रिव्यांश ने हल्का सा सर टेढ़ा कर त्रेहान जी को देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, आई थिंक यू शुड स्टॉप वॉचिंग इंडियन टीवी सीरियल्स, वरना आपका दिमाग खराब हो जाएगा। वैसे भी आजकल अंडरवर्ल्ड में आपके टीवी सीरियल की चर्चे कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं। ये सुनते ही त्रेहान जी एटीट्यूड से बोले, त्रेहान ओब्रॉय है ही ऐसी हस्ती, मैं जहां भी बैठूं वहां मेरे ही चर्चे होते हैं। रिव्यांश कोल्ड आवाज में बोला, अंडरवर्ल्ड में सब आपके खिलाफ हो रहे हैं। आपको किंग की चेयर से हटाने की साजिश में लगे हुए हैं और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। 2 दिन बाद अंडरवर्ल्ड पार्टी है और उसमें सारी गैंग्स आपके खिलाफ प्लान बना रही है। ये सुनकर त्रेहान जी बोरियत से बोले, उन कमीनों को जो करना है करने दो। किंग की चेयर तो मैं वैसे भी छोड़ने वाला हूँ। एक बार तुम्हारी इस पिद्दी से शादी हो जाए, उसके बाद मैं संन्यास लेने वाला हूँ। खाना पीना सोना अय्याशी करना, बस यही मेरा काम होगा। ये कहते हुए उन्होंने आयरा को देखा, जिसकी पलकें अब भड़भड़ा रही थी। उसे होश में आता देख उनके फेस पर ईविल स्माइल आ गई। रिव्यांश सर्द नजरों से त्रेहान जी को देख रहा था, तभी अचानक उसकी नजरें भी आयरा पर पड़ी, जिसकी आंखें अब खुल चुकी थी। आयरा की नजरें सीधा अपने सामने बैठे त्रेहान जी और रिव्यांश पर पड़ी, जिसे देखकर एक पल के लिए उसे लगा कि शायद वो अभी भी नींद में है। आयरा का सर भारी हो रखा था और आंखें अभी भी ढंग से नहीं खुल रही थी। उसने फिर से अपनी आंखें बंद करके खोली और सामने देखा, अभी भी वही इंसान उसके सामने बैठे थे। पिद्दी को होश आ गया है। पंडित, जल्दी से हवन कुंड जलाओ और मंत्र पढ़ने शुरू करो। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अगर 30 मिनट से ज्यादा टाइम लिया तो हम तुम्हारा राम नाम सत्य कर देंगे। त्रेहान जी ने आयरा को घूरते हुए कहा। उनका ऑर्डर मिलते ही गार्ड्स ने पंडित जी को छोड़ दिया। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। वो जल्दी से आगे आए और पास में पड़ी चंदन की लकड़ियों को हवन कुंड में डालकर जलाने लगे। उनके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। वो एक नॉर्मल से पंडित थे और अपने सामने माफिया लोगों को देखकर उनकी डर से जान सूख रही थी। वहीं आयरा ने जैसे ही खुद के लिए पिद्दी वर्ड सुना तो उसका चेहरा काला पड़ गया। उसे बाकी की बातें आगे सुनाई ही नहीं दी। उसके माइंड में एक ही वर्ड गूंज रहा था, पिद्दी। आयरा ने सर घुमा गुस्से से त्रेहान जी को देखा और अपने दांत पीसते हुए बोली, पिद्दी होंगे आप, आपका पूरा खानदान। अभी खींच के ऐसी लगाऊंगी कि सहलाते सहलाते रह जाओगे, लेकिन दर्द कम नहीं होगा। आयरा की ये बात सुनते ही त्रेहान जी का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। वहीं सारे गार्ड हैरानी से आयरा को देखने लगे। पंडित जी ने भी एकदम से आयरा को देखा। रिव्यांश ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। त्रेहान जी गुस्से से ठंडी आवाज में बोले, यू पिद्दी, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? क्यों आपको नहीं पता आप कौन हो? शक्ल से तो मवाली कॉकरोच के रिश्तेदार लग रहे हो। बंदरों के पूर्वज शायद आप ही थे, जिनका फिर से जन्म हुआ है। ये सुनते ही एक गार्ड को एकदम से हंसी आ गई। उसने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिया। त्रेहान जी गुस्से से पागल हो गए। वो बौखलाते हुए बोले, रिव्यांश, इस लड़की को मार रहे हो या इसका खेल खत्म मैं करूं? तभी आयरा उनकी बात बीच में काटते हुए बोली, बढ़ाओ, इस उम्र में मरने मारने की बात नहीं करते हैं। आपको किसी ने बताया कि नहीं, बुढ़ापे में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। कहीं मेरा खेल खत्म करते हुए आपका खेल ही खत्म ना हो जाए। उसने इतना ही कहा था तभी रिव्यांश तेज आवाज में बोला, एंजल, माइंड योर वर्ड्स। मेरी चुप्पी को मेरी शांति और मेरा नेचर मत समझो। तुम्हें जिससे जो बात करनी है, जिस लहजे में बोलना है बोल सकती हो, लेकिन मेरे डैड से अपना लहजा संभाल कर बात करो। ये कहते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। रिव्यांश अपने डैड को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव था। त्रेहान ओब्रॉय सिर्फ उसके फादर नहीं, उसकी पूरी लाइफलाइन थे। उन्होंने रिव्यांश को जिस तरह माँ और बाप दोनों का प्यार दिया, वैसा शायद ही कोई मर्द कर सकता था। रिव्यांश की तेज आवाज सुनकर आयरा उसे घूरने लगी। वो गुस्से से बोली, आपके चिल्लाने से मैं डरने वाली नहीं हूँ। मिस्टर, आपके डैड ने मुझे पहले पिद्दी बोला, इसलिए मैंने उन्हें जवाब दिया। बेवजह लोगों से भिड़ती नहीं फिरती हूँ मैं। एक सेकंड, मैं यहाँ कैसे आई और आप लोगों ने मुझे यहाँ बांध कर क्यों रखा है?
अभी के अभी हाथ खोलो मेरे, वरना अभी तो सिर्फ मुंह से बात की है, हाथ पैरों से बात करने लगी तो समझ नहीं आएगा कौन सा लहजा यूज किया है। ये कहते हुए वो अपने हाथों को घुमाने लगी, लेकिन रस्सी बहुत मोटी थी, वो ऐसे ही नहीं टूटने वाली थी। त्रेहान जी ने कुछ पल आयरा को घूरा और फिर रिव्यांश की तरफ देखकर बोले, इसके हाथ पैरों को खोलो और जल्दी से इससे शादी करके मेंशन ले चलो, वहीं बात करते हैं इससे। ये सुनते ही आयरा ने एकदम से उनकी तरफ देखा। वो झट से बोली, बढ़ाओ, क्या कहा आपने? शादी? यहाँ किसकी शादी होने वाली है? आप तो सच में बंदर के पूर्वज निकले। बट अब चीज़ें बदल गई हैं, ये 2025 है और अब शादी ऐसे ही नहीं होती है। पहले रोका होता है, फिर एंगेजमेंट, हल्दी, मेहंदी, संगीत और फिर लड़का बारात लेकर आता है, तब जाकर उनकी शादी होती है। वरमाला, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, वो सब भी होता है। वैसे आप बंदर के पूर्वज कुछ भी कर सकते हैं, वो कौन बंदरिया है जिसकी शादी आप अपने रिलेटिव से करना चाहते हैं? ये कहते हुए वो नजरें घुमा इधर उधर देखने लगी। त्रेहान जी शैतानी स्माइल के साथ बोले, वो बंदरिया तुम ही हो, तुम्हारी शादी किसी रिलेटिव से नहीं, मेरे बेटे से होने वाली है, और वो भी अभी इसी वक्त। ये सुनते ही आयरा ने एकदम से त्रेहान जी को देखा। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। त्रेहान जी गौर से आयरा का चेहरा देख रहे थे। उन्हें लगा था कि आयरा इस बात पर कुछ रिएक्ट करेगी, लेकिन उसने तो कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। अगले ही पल आयरा जोर से हंसने लगी। वो हंसते हुए बोली, बढ़ाओ, मजाक अच्छा कर लेते हो, लेकिन मुझे अपना मजाक पसंद नहीं आया। बोलकर उसने एकदम से हंसना बंद किया और त्रेहान जी को घूरने लगी। उसकी बात सुनकर त्रेहान जी सार्केस्टिकली बोले, ये कोई मजाक नहीं है। तभी रिव्यांश खड़ा हुआ और आयरा के पास आकर अपने दोनों हाथ उसकी चेस्ट के आर्मरेस्ट पर टिकाते हुए हल्का सा उसके चेहरे पर झुक गया। आयरा ने एकदम से रिव्यांश को देखा। उसे अपने इतने करीब देखकर अचानक ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, जिसकी आवाज रिव्यांश को भी सुनाई दे रही थी। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर रिव्यांश के फेस पर तिरछी स्माइल आ गई। वो उसके होठों के पास ठहर कर बोला, एंजल, बस शादी की फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। गुड गर्ल की तरह चुपचाप शादी कर लो, वरना मेरे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एपिसोड 60, आयरा और रिव्यांश की शादी। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर रिव्यांश के फेस पर तिरछी स्माइल आ गई। वो उसके होठों के पास ठहर कर बोला, एंजल, बस शादी की फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। गुड गर्ल की तरह चुपचाप शादी कर लो, वरना मेरे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं। ये सुनते ही आयरा अपने होश में आई। वो गुस्से से बोली, क्या आप सबका सच में दिमाग खराब हो गया? शादी, और वो भी मैं? मेरी जूती भी आपसे शादी ना करे। आप होते कौन हो मुझसे शादी करने वाले? शादी ऐसे होती है? इस भूतिया जगह पर मुझसे शादी करोगे? एक सेकंड, शादी करनी ही क्यों है? मैं आपको जानती तक नहीं हूं, फिर भी आप चाहते हो मैं आपसे शादी कर लूं? ऊपर से मुझे धमकी भी दे रहे हो। ये धमकी अपनी माँ बहन को जाकर देना, आयरा चौहान को नहीं। ये सब कहते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। उसकी बात सुनकर भी रिव्यांश के फेस पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं आए। उसे पता था कि आयरा ऐसा कुछ ही जवाब देगी। ऑफ कोर्स, वो ऐसी लड़की नहीं थी जो पैसों के पीछे हो। उसके अंदर किसी भी चीज का डर नहीं था, कोई लालच नहीं था। रिव्यांश ने आयरा जैसी लड़की पहली बार देखी थी, जो बोलने से पहले कुछ सोचती नहीं थी। रिव्यांश सीधा खड़ा हुआ और आयरा के हाथों को खोलते हुए बोला, अगर तुम चाहती हो तुम्हारी मॉम जिंदा सही सलामत रहे, तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। रिव्यांश ओबरॉय नाम है मेरा, और तुम्हारे लिए इतना जानना काफ़ी है कि तुम्हारी जिससे शादी होने वाली है वो माफिया फैमिली से बिलोंग करता है। इंडिया में रहती हो, ओबरॉय फैमिली का नाम तो सुना ही होगा। ये कहते हुए उसने आयरा के पैरों को खोल दिया और फिर हाथों को खोल दिया। हाथ खुलते ही आयरा एकदम से रिव्यांश को मारने के लिए अपने हाथ उठाती है, लेकिन तभी रिव्यांश ने उसकी दोनों कलाइयों को पकड़ उसके हाथ पीठ से लगा दिए। आयरा की हल्की सी आह निकल गई। इस वक्त वो दोनों बहुत करीब थे, इतने कि उनकी नाक आपस में टच हो रही थी और उनकी चेस्ट भी। रिव्यांश की चेस्ट से आयरा की चेस्ट ऑलमोस्ट प्रेस हो रही थी। आयरा गुस्से से लाल आंखों से रिव्यांश की आंखों में देख रही थी, तो वहीं रिव्यांश की आंखों में एक भी इमोशन नहीं थे। त्रिहान जी, गार्ड्स और पंडित सबकी नज़रें उन दोनों पर टिकी थीं। आयरा गुस्से से बोली, मेरी मॉम कहाँ है? अगर उन्हें कुछ हुआ तो आई प्रॉमिस पूरी दुनिया को आग लगा दूंगी। आप अभी तक मुझे जानते नहीं हो। रिव्यांश उसकी आंखों में देखकर आराम से बोला, मुझसे शादी कर लो, तुम्हारी मॉम को कुछ नहीं होगा। वो हमारे पास हैं, बिल्कुल सेफ। अगर तुम चाहती हो वो सेफ रहें तो ये शादी तुम्हें करनी पड़ेगी। ये कहते हुए रिव्यांश ने अपना फ़ोन निकाला और एक वीडियो ऑन करके फ़ोन आयरा की आंखों के सामने कर दिया। आयरा ने फ़ोन की तरफ देखा, जिसकी स्क्रीन पर अंशिका जी दिख रही थीं। वो एक चेयर पर बंधी हुई थीं। उनकी आंखें बंद थीं, शायद वो बेहोश थीं। उस कमरे में सिर्फ डिम लाइट जल रही थी।
अंशिका जी देखते ही आयरा की आंखों से एक बूंद आंसू की बह गालों पर लुढ़क आई। उसने नफरत से रिव्यांश को देखा जो खुद उसे ही देख रहा था। रिव्यांश ने अपना फोन बंद करके पैंट की पॉकेट में रखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, अब शादी करोगी या नहीं? ये सुनते ही आयरा गुस्से से बोली, इस शादी से आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, इसमें सिर्फ आपको बर्बादी मिलने वाली है। बहुत शौक है ना मुझसे शादी करने का, आई प्रॉमिस आपका ये शौक से उतारूंगी। अगर आप सबका जीना हराम नहीं किया तो मेरा नाम भी आयरा चौहान नहीं। ये कहते हुए उसकी आंखों में अलग ही लेवल की नफरत नजर आ रही थी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसके आसपास से डेंजरस और मर्डरस ऑरा निकल रहा था जो और भी ज्यादा खतरनाक वाइब दे रहा था। त्रिहान जी की नजरें आयारा पर टिकी थीं और उसका ऑरा देखकर उनके फेस पर तिरछी स्माइल आ गई। रिव्यांश ने आयरा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर हवन कुंड के पास गद्दे पर बैठ गया। पंडित जी ने डरते हुए मंत्र पढ़ने शुरू किए। आयरा हवन कुंड की अग्नि को घूर रही थी। कुछ देर बाद पंडित जी ने हिचकिचाते हुए कहा, कन्यादान करने के लिए कौन आएगा? त्रिहान जी ने अपने सबसे वफादार गार्ड की तरफ देखा जो उनके साथ पिछले 20 सालों से थे। उनकी एज तकरीबन 50 साल थी और नाम रघुवेंद्र माहेश्वरी। रघु, तुम करो कन्यादान। ये सुनते ही रघुवेंद्र जी ने उनकी तरफ देखा जो आंखों से उन्हें कन्यादान करने का इशारा कर रहे थे। उनकी आंखों में हल्का सा पानी आ गया। आयरा का कन्यादान करना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। वो आगे आए और साइड में रखी चुनरी उठा आयरा के सर पर डाल दी और फिर रिव्यांश के कंधे पर रखे स्टॉल से उसकी चुनरी के कस के गांठ लगा दी। वो गांठ इतनी मजबूत थी जो शायद अब कभी नहीं खुलने वाली थी। रघुवेंद्र जी ने आयरा के सर पर हाथ फेरा और फिर वापस अपनी जगह पर आकर खड़े हो गए। कुछ देर बाद पंडित जी ने रिव्यांश और आयरा को फेरों के लिए खड़ा कर दिया। रिव्यांश आयरा से आगे खड़ा था और उसने अपना कदम आगे बढ़ाया, लेकिन आयरा अपनी जगह से हिली तक नहीं थी। रिव्यांश ने सर घुमा उसकी तरफ देखा जो अपना सर झुकाए फ्लोर को घूर रही थी। रिव्यांश ने एक गहरी सांस भरी और अगले ही पल आयरा को अपनी गोद में उठा लिया। रिव्यांश आयरा को अपनी गोद में उठाए फेरे ले रहा था। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और बाकी सब उन दोनों को देख रहे थे। फेरे पूरे होने के बाद रिव्यांश ने आयरा को वापस उसकी जगह बैठा दिया और खुद उसके बगल में बैठ गया। पंडित जी ने रिव्यांश की तरफ देखकर उसे आयरा की मांग भरने को कहा। रिव्यांश ने सिंदूर की डिब्बी उठाई और चुटकी भर सिंदूर लेकर आयरा की मांग में सिंदूर लगा दिया। मांग भरते हुए थोड़ा सा सिंदूर आयरा की नाक पर भी गिर गया, जिसे देखकर पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, आप दोनों की जोड़ी आगे चलकर महादेव और पार्वती की तरह होने वाली है। त्याग, समर्पण नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्यार होगा। नाक पर सिंदूर गिरना हिंदू पुराण के अनुसार बहुत शुभ माना जाता है। ये उनकी बात सुनते ही आयरा गुस्से से पंडित जी को घूरने लगी। वो सर्द लहजे में बोली, प्यार माई फुट, ज्यादा प्यार किया ना तो आपका डाइवोर्स करवा दूंगी, फिर पड़ोस की बीवी को समझाते रहना हिंदू पुराण। ये कहते हुए वो उन्हें घूर रही थी। पंडित जी एकदम से हड़बड़ा गए। वो जल्दी से बोले, बेटा हम तो बस। तभी रिव्यांश बीच में बोला, पंडित जी आप एंजल की बातों पर ध्यान मत दीजिए, शी स्टिल अ चाइल्ड, शैतान बच्ची है। ये सुनते ही आयरा के फेस पर टेढ़ी स्माइल आ गई। उसकी वो स्माइल देखकर रिव्यांश ने एक उंगली से अपने माथे को रब किया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।